साथियों नमस्कार। समस्तीपुर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं इंटर आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 2 चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, जरा देख सकते हैं आप लोग, जरा देख सकते हैं, जरा देख सकते हैं कि बिहार बिहार इंटर परीक्षा 2026 ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, इंटर परीक्षा 2026 के वीवीआई एमसीक्यू यानी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है कि राजा, किसान और नगर। बात करते हैं कि उस समय की जो प्राचीन भारत में जो है राजा और किसान और नगरों की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा, उससे संबंधित जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो आप जो भी बच्चे एकदम चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे और वीवीआई क्वेश्चन हम सभी सब्जेक्ट का, इंटरमीडिएट का जितने भी सब्जेक्ट है सबका हम ऑब्जेक्टिव जो है करवाएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सब होगा। तो आइए, चैप्टर 1 का हो गया, अब चैप्टर 2 का हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज के लिए, है ना, ये खास मोटिवेशन है आप लोग के लिए। ये मोटिवेशन है कि मैं जितना अधिक पढ़ता हूँ, मैं जितना अधिक पढ़ता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता हूँ। वास्तविक है, आप जितना पढ़िएगा उतना जो है आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। कहने का मतलब है कि शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो जितना आप अधिक पढ़िएगा उतना आपको ज्ञान होगा। उतना ही नहीं अधिक मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वास्तविक है, एकदम फैक्ट है ये, एकदम फैक्ट है ये कि अगर आप ये समझ लीजिएगा हमें बहुत ज़्यादा विद्वान है, अपने आप को विद्वान समझ लीजिएगा, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप मेहनत नहीं कर पाइएगा, अच्छे ज्ञान नहीं प्राप्त कीजिएगा। लेकिन आपके मन में ये रहे कि हम जो है कुछ नहीं जानते हैं, तो पढ़ने का जिज्ञासा जगह, उत्सुकता जगेगा और आप खूब मेहनत कीजिएगा। जब ही मेहनत कीजिएगा तो पढ़िएगा, और पढ़िएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो कैसा आप लोग का मोटिवेशन लगा आज का, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा, है ना। बहुत चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। इस तरह के नए नए वीडियो के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो है वीडियो पहुंच जाए और आपका तैयारी बेहतर हो। चलिए आइए हम इस पहला क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि किस शिलालेख, है ना, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है ना, पता चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है ना, किस शिलालेख में किया गया है। तो आप जाने, है ना, चलिए आप जाने किस शिलालेख में, तो याद रखिएगा कि शिलालेख संख्या प्रथम में, पांचवा में या 10वां में या 13वां में। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा 13वां शिलालेख। लेकिन साथियों हम इसका वर्णन करेंगे तो आपके इस चैप्टर से जो, है ना, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जरा देखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछाएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व में। पहला क्वेश्चन है 261 ईस्वी पूर्व में, है ना। पहला क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया कि पहला क्वेश्चन बन गया कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा ईस्वी, याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व, है ना, 261 ईस्वी पूर्व। अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, बात कर लेते हैं कि अशोक अशोक ने एक, है ना, अशोक सभी धर्मों का सार को उन्होंने जारी किया था, सभी धर्मों का सार को, जिसको कहते हैं धम्म, है ना। धम्म धर्म को अपनाया था और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, है ना। धर्म जो है, धर्म क्या है, अशोक ने एक धर्म चलाया था। धर्म क्या है, तो सभी धर्मों का सार है। धर्म क्या है, तो सभी 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 धर्मों का सभी धर्मों का सार है। सार क्या है, तो सभी धर्म से अच्छाई चीज को लेकर के, है ना, अशोक ने धर्म का, है ना, धर्म को अपनाया था, धर्म को प्रचार प्रसार किया था, है ना। और कलिंग आप जानते हैं कि अशोक
है ना। अशोक जानते हैं जब गद्दी पे बैठा था तो गद्दी पे बैठा था 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पे बैठा था, 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पे बैठा था। और कहा जाता है अशोक 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, 99 भाइयों को हत्या करके। और ये यही कलिंग युद्ध है, यही कलिंग युद्ध है जब अशोक को, है ना, अशोक को में हृदय परिवर्तन हो गया, इन्होंने अस्त्र को छोड़ दिया, अस्त्र को त्याग कर दिया। तो यानी कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद ही, है ना, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद ही, है ना, कलिंग युद्ध के बाद ही, के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, है ना, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, है ना, हृदय परिवर्तन हुआ। और इन्होंने हृदय परिवर्तन हुआ तो आप जानते हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी जो है बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, यानी बेटा जो है, पुत्र जो है महेंद्र, है ना, महेंद्र, पुत्र महेंद्र, पुत्र महेंद्र, और पुत्री, पुत्री संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा, ये दोनों को, है ना, प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। ये दोनों बेटा बेटी को जो है ना, प्रचार के लिए। तो वास्तविक है ना। तो ये एक क्वेश्चन का वर्णन सब 10 क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, 10 क्वेश्चन इस रिलेटेड से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इंडिका, इंडिका की रचना किसने किया? इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो याद, क्या कौटिल्य ने किया था? क्या मेगास्थनीज ने किया था? क्या अलबर्नू ने किया था? इत्सिंग ने किया था? है ना, किसने किया था? तो याद रखिए, है ना, याद रखिए साथियों, है ना। चले, यानी इंडिका पुस्तक की जो रचना है मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, मेगास्थनीज, है ना। आप देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, है ना। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य के, मौर्य के दरबार में रहा करते थे, दरबार में रहा करते थे, है ना, रहा करते थे, यानी रहा करते थे, है ना। आप ये मेगास्थनीज जो है, पहला क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी में युद्ध हुआ था, है ना। 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी, है ना, में 305 ईस्वी पूर्व में जो है किसका युद्ध हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, है ना। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, जिसमें जीता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने हेलेना की जो शादी है इसे करवा दिया था, और ये जो अलबर्नू है ये अपना जो है राजदूत इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिए थे। चलिए अब ये है कौटिल्य। कौटिल्य जो है किसकी रचना किए हैं? अर्थशास्त्र की रचना किए हैं, यानी अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? कौटिल्य, है ना, कौटिल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही है ना, अगर आपको डिस्कशन एक क्वेश्चन का ज़्यादा क्वेश्चन एकदम समझ में आ रहा है कि बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो अब जरूर आप लोग, अगर अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, है ना, स्थापना, इसको टेक्निकल से थोड़ा प्रॉब्लम है, स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था? है ना, यही पाटलिपुत्र, है ना। अब पाटलिपुत्र नदी का जो है स्थापना किस संगम पर हुआ था? तो क्या गंगा नदी पर हुआ था? क्या सोन नदी पर हुआ था? क्या पुनपुन नदी पर हुआ था? या इन सभी संगम पर हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा नदी भी है वहाँ पे, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर हुआ था, इन सभी के संगम पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी। अब आइए पाटलिपुत्र नगर से क्या क्या पूछ सकता है आपको देखेंगे कि पाटलिपुत्र, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था?
पाटलिपुत्र 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 नगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए उदयनी ने किया था। किसने किया था? उदयनी ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयनी ने किया था, याद रखिएगा, है ना। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि, है ना, पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने दिया? है ना, पाटलिपुत्र का जो नाम जो है चेंज किसने किया था? पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने दिया? तो आंसर याद रखिएगा, है ना, शेरशाह सूरी ने। किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने, है ना, पाटलिपुत्र का जो है नाम पटना किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि नवरत्न, है ना, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न मतलब 9 गो रत्न, यानी 9 विद्वान किसके दरबार में रहता था? अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, या समुद्रगुप्त के दरबार में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ये चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी रहा करते थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय को हम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, है ना। और देखिए इसके दरबार नवरत्न की बात करें तो बहुत फेमस विद्वान रहते थे इनके दरबार में। कालिदास, है ना, कालिदास। और बात करें आर्यभट्ट, है ना, कालिदास जैसे विद्वान रहा करते थे, कालिदास। बात करें आर्यभट्ट, कालिदास, आर्यभट्ट, है ना, कालिदास, आर्यभट्ट, कालिदास, आर्यभट्ट, कालिदास, आर्यभट्ट। और हम बात करें वराहमिहिर, वराहमिहिर, है ना, वराहमिहिर। और बात करें धनवंतरी, है ना, धनवंतरी जैसे विद्वान रहा करते थे, है ना, धनवंतरी जैसे विद्वान रहा करते थे। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला, अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, बर्मा में। तो याद रखिएगा, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा पाकिस्तान में, है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान में स्थित है ना। अब बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही प्राचार्य थे, प्रधानाध्यापक थे कौन? प्राचार्य थे, है ना, प्राचार्य थे कौन? तो याद रखिएगा चाणक्य जी, है ना, चाणक्य जी, है ना। जब चाणक्य यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या प्राचार्य थे, उसी समय सिकंदर महान जो है उस समय भारत के अटैक करने के लिए पहुंच गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कहा जाता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम जो है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो है काम किस राजा ने किया था, है ना। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो है काम किस शासक ने किया था, है ना, किस शासक ने? तो आंसर याद रखिएगा, क्या अजातशत्रु ने किया था, क्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, क्या अशोक ने किया था, या चंद्रगुप्त ने किया था? तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु ने किया था, है ना, अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु जिन्हें हम लोग, चलिए अब अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु जानते हैं कि अपने पिता की हत्या, है ना, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और बाद में, है ना, अजातशत्रु को इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त राजा से है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहिए या प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? यहाँ पर राजा संबंध है, क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम से है, क्या समुद्रगुप्त से है, क्या स्कंदगुप्त से है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को की रचना किसने किया था, है ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था, तो याद रखिए हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हरिसेन जो है ये किसके दरबार में रहते थे हरिसेन, तो याद रखिएगा हरिसेन जो है ना, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। हरिसेन किसके दरबार में रहा करते थे? समुद्रगुप्त जो है के दरबार में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है ना। अभिज्ञान शकुंतलम क्या कालिदास जी है, बाणभट्ट है, अश्वघोष है या कौटिल्य है ना। तो याद रखिएगा, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है यानी लेखक है वो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए को, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए को, कालिदास को, है ना। कालिदास इज राइट आंसर, कालिदास इज राइट आंसर। और कालिदास जो है आप किसके दरबार में रहते थे? कालिदास याद रखिएगा, कालिदास जो है, कालिदास याद रखिएगा, है ना, कालिदास याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कालिदास जो है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य, है ना, के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, है ना, रहते थे। बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना, विष्णुगुप्त, या इसको हम कहते हैं चाणक्य। और इनकी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं या चाणक्य कहते हैं, और इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो क्या है? अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र है। और आप एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो याद रखिएगा राजनीतिक से है। किससे है? राजनीतिक से है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन चीन से जो है किस राजा के समय जो है चीनी यात्री जो है आया था? तो क्या होवेनसंग होगा? होवेनसंग के शासन काल में, क्या फाहियान, क्या इत्सिंग? कौन चीनी यात्री आया था? चीनी यात्री का नाम बताना है आपको, चीनी यात्री का नाम बताना है। इत्सिंग आया था या वांग हैंसन आया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी को। ऑप्शन नंबर बी फाहियान जो है आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, है ना, के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हुएनसंग जो है, हुएनसंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। हर्षवर्धन के, ये भी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासन, है ना, शासनकाल में आया था, है ना, शासनकाल में आया था, है ना। और हुएनसंग क्या था? चीनी यात्री था। हुएनसंग क्या था? हुएनसांग क्या था? ये भी चीनी यात्री था। हुएनसांग क्या था? हुएनसांग एक चीनी यात्री थे। और ये कब आए थे? तो 629 ईस्वी पूर्व में आए थे, है ना। कहाँ आए थे? तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, और बाद में ये अध्यापक भी बन गए, है ना। पहले पढ़ने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे, है ना। बाद में ये क्या हो गए कि ये अध्यापक भी बन गए नालंदा विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए अभी जस्ट पहले डिस्कस हुआ है
कि फाहियान जो है चीनी यात्री, फाहियान जो है ये चीनी यात्री है, चीन से आए थे, चीनी यात्री है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर चंद्रगुप्त प्रथम को अगर द्वितीय बना लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आप जानते हैं चीनी यात्री ये जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस पे डिस्कस भी पहले हो चुका है ना, पहले हो चुका है, डिस्कस भी हो चुका है कि क्या मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था? तो आपको बताया है कि मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस, है ना, ये क्या कौन थे? तो सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, का राजदूत था, है ना। और ये किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक रचना किया? तो इंडिका पुस्तक की रचना किया, इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना किया, इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक में इन्होंने एक फेमस क्वेश्चन है, इन्होंने इस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कई एग्जाम में पूछा गया है इस पुस्तक में, इस पुस्तक में इन्होंने कई एग्जाम में पूछा गया, वीवीआई पॉइंट है। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय समाज को, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, 7 वर्गों में, है ना। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, है ना, 7 वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, यात्री, व्यापार, राजदूत। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये राजदूत था, है ना, ऑप्शन नंबर ये राजदूत है। चलिए सी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से नए नए वीडियो के लिए आप लोग जो है समस्तीपुर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप जानते हैं, है ना, इसके संपूर्ण थ्योरी क्लास ऐप भी आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा समस्तीपुर एकेडमी को। और हम सारा जो है टेस्ट जो है आप लोग को ऐप पर उपलब्ध करवा देंगे, है ना। टेस्ट आप लोग दे सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, सभी आर्ट्स के सभी पेपर का जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना। और इसका जो है लाइव क्लास भी शाम 4 बजे से चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं समस्तीपुर एकेडमी को। समस्तीपुर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस, क्या अशोक को कहा जाता है, या समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या अकबर को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। आपको बताना है कि भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, है ना, भारत का नेपोलियन जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का, है ना, भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है ना। अकबर को याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय शासक कहा जाता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय शासक, भारतीय राष्ट्रीय शासक, राष्ट्रीय शासक, है ना, भारतीय राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है ना। अकबर नगारा बजाता था, नगारा बजाने के लिए दक्ष था, नगारा बजाता था। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश के संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का। तो एक क्वेश्चन का कई 10-10 क्वेश्चन आप दे सकते हैं ना,
10-10 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आप लोग को किया गया है ताकि एक क्वेश्चन, बल्कि अगर 20 क्वेश्चन पढ़े 400 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त की जानकारी, यहाँ पे जानकारी होगा कि जानकारी होती है ना, जानकारी। तो जानकारी किस अभिलेख से होता है? क्या मथुरा अभिलेख से होता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, वंशखेड़ा अभिलेख से, या ऐहोल अभिलेख से? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी को, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, है ना। और इसकी रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने किया था, है ना, ने किया था, हरिसेन ने किया था, है ना, किया था, है ना, हरिसेन। चलिए, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, अभी जस्ट डिस्कस किया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी क्या? हरिसेन, हरिसेन, है ना। आ जाइए, हरिसेन। कालिदास आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था, कौन? कुमार संभव, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब फेमस पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम। और हम बात करें बाणभट्ट, है ना, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि योग दर्शन का, है ना, योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, पतंजलि, है ना, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। इसी से अगर पूछ देगा न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो याद रखिएगा, है ना, गौतम बुद्ध है। अगर आपसे पूछ दे, है ना, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध, अगर आपसे पूछ दे सांख्य दर्शन, तो याद रखिएगा कपिल, है ना। सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब सांख्य दर्शन की जो है कौन होगा? कपिल। चलिए, आगे आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए आप जो है समस्तीपुर एकेडमी को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अब तक जो है नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, मजबूत यानी आपकी तैयारी पुख्ता बने और आप बिहार बोर्ड में परचम लहरा सके, है ना। तो चलिए, आगे अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए को, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कहता है भूमि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है? यानी प्रथम अभिलेख, भूमि अनुदान, भूमि यानी दान देने का जो प्रथा है, इसका प्रथम अभिलेख, अभिलेख साक्ष्य का प्रमाण किस, है ना, किसका है? क्या मौर्य काल का है, सातवाहन काल का है, शुंग काल का है, या गुप्त काल का है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, है ना, डी को, है ना, डी को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, गुप्त काल का है। चलिए, मौर्य साम्राज्य क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आपको बताना है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आपको बताना है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम। अब देखिए, आप प्रथम शासक का, साम्राज्य का प्रथम शासक का मतलब उसका संस्थापक, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक आप भी जानते हैं, मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कहता है प्राचीन, है ना,
दीर्घिकार हो जाएगा प्राचीन, है ना। प्राचीन भारत में धम धम किस शासक ने शुरुआत की? धम की शुरुआत किस शासक ने किया था? धम का मतलब क्या होता है? धम का मतलब होता है, धम का मतलब होता है सभी सभी धर्मों की सार, है ना। सभी धर्मों की, है ना, सभी धर्मों की, सभी धर्मों की सार संग्रह। अब कहिए सर सार संग्रह क्या होता है? सभी धर्मों धर्मों का सार संग्रह मतलब क्या होता है? इसका मतलब सभी धर्म में जो अच्छाई है, अच्छाई को एक जगह करना, सभी धर्मों की अच्छाई को एक जगह करना ही ये सार होता है। सभी धर्मों का अच्छाई को एक जगह कर दिया, है ना, धम कहलाता है ना। क्या कहलाता है? धम कहलाता है ना। और इसकी ये जो है, इसकी जो है किस शासक ने शुरुआत किया था? तो याद रखिएगा अशोक महान, है ना। अशोक महान ने इसकी शुरुआत किया था और इन्होंने नैतिकता की जो है शिक्षा दिया, नैतिकता की शिक्षा दिया और साथ साथ नैतिकता की शिक्षा दिया और साथ और और समाज के नियमों का भी बारे में बताया और समाज के, है ना, सामाजिक नियमों का भी उल्लेख किया, सामाजिक नियमों को बताया। तो ऑप्शन नंबर बी आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक जो है भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 कहता है कि कौटिल्य, कौटिल्य की कीर्ति क्या है? यानी कौटिल्य किसकी रचना किया था? कौटिल्य जो है किसकी रचना किया था? आपको बताना है ऑप्शन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है कि कौटिल्य जो है कि कीर्ति क्या है? मेघदूत है, अर्थशास्त्र है ना, मालविकान है या ऋतु संहार है ना। तो ऑप्शन नंबर याद रखिए कौटिल्य जो है ना, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। यानी कौटिल्य की जो कीर्ति है वो अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र पुस्तक का जो संबंध है ना, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विशेष है का संबंध, है ना। तो याद रखिएगा राजनीतिक विशेष है, राजनीतिक से इसका संबंध किस पुस्तक से है, किस विषय से है? तो राजनीतिक विषय से इसका संबंध है ना, राजनीतिक विषय से है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कहता है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का, है ना, प्रयास किया था, है ना। तो किस विद्वान ने सिर्फ अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था? किस, है ना, विद्वान ने, किस विद्वान ने जो है, किस विद्वान ने अभिलेख के आधार पर सिर्फ लिखने का प्रयास किया था, है ना। विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसप, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त, रामकृष्ण भंडारकर। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इसका जो है जेम्स प्रिंसप ने, जेम्स प्रिंसप जो है इस विद्वान ने जो है ना, अशोक का सिर्फ अभिलेख के आधार पर उन्होंने क्या किया, है ना, इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया, है ना। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, है ना, ये समाप्ति की ओर जा रहा था, बड़ा, है ना, झील जो है मरणशील बन रहा था, तो उसको पुनः जीवित किया, पुनर्निर्माण किसने किया था, है ना। क्या चस्तना ने किया था, रुद्र दामन ने, समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा रुद्र दामन ने। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण जो है, पुनर्निर्माण, वो रुद्र दामन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कलिंग युद्ध का कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर याद है कलिंग युद्ध का किसने लड़ा था? तो अशोक ने। किस राजा ने? तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और ईस्वी आपको बताना है ना, ईस्वी बताना है। तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था कलिंग युद्ध जो है। कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। इसमें जीता कौन था? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? किस भाषा में आपको बताना है। क्या संस्कृत में है, प्राकृत में है, हिंदी में है, तमिल में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, ये आपको बताना है। किस भाषा में जितने भी अभिलेख मिले हैं ये किस भाषा में है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी को, जितने भी अभिलेख है सब प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मौर्य वंश इसको स्थापना पढ़िएगा, स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, समुद्रगुप्त में। तो आंसर याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है किस महाजनपद की राजधानी था? अंग का था, मगध का था, या कौशल का था, या कुरु का था? इंद्रप्रस्थ बताना है कि इंद्रप्रस्थ जो है किस महाजनपद की जो है राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर याद रखिए डी को, कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ये जो चल रहा है ये इंटर के लिए है ना। इंटर का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा और किसान और नगर। इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव टॉप 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, और 30 ही नहीं बल्कि अगर पढ़िएगा तो 300 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यानी फुल डिस्कस होता है, फुल डिस्कस, ताकि कई भी क्वेश्चन आपको बन जाए, और ये कर लेने के बाद आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो भी बच्चे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तक पहुंच जाएगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौशल महाजनपद जो है किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, सरयू किनारे, गंडक किनारे। तो आपको बताना है कि कौशल जो महाजनपद है ना, किस नदी किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सरयू। ये सरयू नदी किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 जो महाजनपद था वो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? 16 महाजनपद का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में है, आपको ये बताना है। तो याद रखिए अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी, सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि कादंबर के लेखक कौन है? कादंबर के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। आपको बताना है कि कादंबर का लेखक कौन है। कादंबर का लेखक कौन है? चलिए तो याद रखिए ऑप्शन नंबर, कादंबर के लेखक बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट है। और बाणभट्ट ने, है ना, बाणभट्ट ने किताब लिखा था, उसका नाम है हर्षचरित, है ना। हर्षचरित की रचना हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 टॉप 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेशन का ये, है ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 29 है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। मुद्राक्षस के रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, विशाखादत्त ने किया था, और कालिदास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, मुद्राक्षस के लेखक जो है विशाखादत्त है ना, विशाखादत्त है। और कौटिल्य की बात कीजिएगा तो इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया। और मेगास्थनीज की बात कीजिएगा तो इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना किया। और ये, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरह से नए नए वीडियो के लिए आप समस्तीपुर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं और बिहार बोर्ड में अपनी जलवा को दिखाएं, है ना। चलिए आते हैं हम लोग, उपनिषद की संख्या कितनी है? क्या 104 है, 108 है, 110 है, 150 है? तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या जो है 108 है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या, आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वेदों की संख्या क्या है? 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए कि
पुरानों की संख्या कितनी है, तो पुरानों की जो संख्या है कितनी है, तो क्या होगा 8 हो जाएगा। पुरानों की संख्या क्या हो जाएगा 18, है ना। पुरानों की संख्या क्या हो जाएगा 18। आपसे पूछा जाए वेदांग, क्या पूछा जाए वेदांग, आपसे पूछा जाए कि वेदांग, वेदांग की संख्या क्या। वेदांग का मतलब क्या हो गया, वेदांग का मतलब हुआ वेद के अंग, क्या है 6, है ना, 6 है, 6 है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे द एंड होता है ना, द एंड होता है। तो इस तरह से आ, सभी मेरे भाई बंधु, है ना, आप, है ना, नए नए वीडियो के लिए आप समस्तीपुर एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार आप दीजिएगा समस्तीपुर एकेडमी को, ताकि हम नए नए वीडियो को इस तरह से हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 भी है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ये 2 है। इस तरह से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सभी 15 चैप्टर को हम लोग डिस्क्रिप्शन करवाएंगे इसी तरह से सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। और साथ साथ जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमी हो जाएगा, ये होम साइंस हो, है ना, जितने भी विषय है सभी के हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हम लोग चैनल पे करवाते रहेंगे। तो आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोग जो है मटेरियल उपलब्ध करवाएं, ताकि अच्छी से तैयारी। और इस सब का टेस्ट भी हम लोग आप लोग को देंगे, ऑनलाइन टेस्ट। तो एक एप्लीकेशन है आपका, एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं निःशुल्क, है ना, निःशुल्क, कोई लगेगा नहीं चार्ज, ऐप है। आप समस्तीपुर एकेडमी, यही ऐप का नाम है समस्तीपुर एकेडमी, आप देख सकते हैं समस्तीपुर एकेडमी, है ना। ये जो ऐप यही होगा समस्तीपुर एकेडमी। आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर, है ना, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा समस्तीपुर एकेडमी को। और वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू आपको मिलने वाला है, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू मिलने वाला है। कुछ दिन में हम लॉन्च करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, आप लोग वहाँ जाके चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तैयारी बना सकते हैं। और 2026 के लिए जो है आप अच्छे से तैयारी करके तैयार रहेंगे और अपनी बोर्ड में जलवा दिखाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो को में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।